पीएम मोदी ने एक बार फिर ये दिखा दिया है कि लोग उन्हें विकास पुरुष क्यों कहते हैं। पीएम मोदी जहां विकास की बात करते हैं, वहीं विपक्ष के लोग सिर्फ तुष्टीकरण के चक्कर में लगे रहते हैं। लेकिन पीएम मोदी बिना रुके बिना थके देश सेवा में लगे हुए हैं। यही वजह है कि देश के लोग लगातार बीजेपी का साथ दे रहे हैं। पीएम मोदी ने एक बार फिर यह दिखा दिया है कि देश को विकास की पटरी पर दौड़ाना किसे कहते हैं। पीएम मोदी ने मंगलवार को उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के दौरे पर गए, जहां सबसे पहले उन्होंने उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में रोड शो किया। पीएम मोदी ने सहारनपुर में 12 किलोमीटर लंबा वन्य जीव गलियारे का दूरबीन से निरीक्षण भी किया। इसके बाद पीएम मोदी देहरादून पहुंचे, जहां उन्होंने डाट काली मंदिर में दर्शन किए। इसके बाद दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने देशवासियों को बैसाखी की बधाई दी और भीमराव अंबेडकर जयंती के मौके पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इसी के साथ देश के विकास और महिला आरक्षण अधिनियम पर बात की। पीएम मोदी ने कहा कि इकोनॉमिक कॉरिडोर से उम्मीद की डोर भी जुड़ी हुई है। ये व्यापार का नया मार्ग बनाते हैं। दिल्ली दून एक्सप्रेसवे बनने से क्षेत्र का कायाकल्प होगा। पहला फायदा समय बचेगा, लोगों का पेट्रोल डीजल कम खर्च होगा। दूसरा बड़ा फायदा रोजगार होगा। किसानों की उपज भी तेज गति से मंडी बड़े बाजारों तक पहुंचेगी। इस शानदार एक्सप्रेसवे से उत्तराखंड की टूरिज्म को बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। वहीं इसको लेकर बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट कर लिखा है कि दिल्ली देहरादून 6 लेन एक्सप्रेसवे सिर्फ एक सड़क से कहीं ज्यादा है। ये प्रगति का एक नया नजरिया है जो शहरों को आपस में जोड़ता है और साथ ही प्रकृति का भी सम्मान करता है। दिल्ली और देहरादून के बीच सफर का समय काफी कम करके ये आधुनिक कॉरिडोर आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक रिश्तों को मजबूत बनाता है। लेकिन जो बात इसे सचमुच सबसे अलग बनाती है, वो है वन्य जीवों और पर्यावरण को बचाने की इसकी प्रतिबद्धता। वन्य जीवों के लिए खास रास्ते, इको ब्रिज और जंगली इलाकों से गुजरने वाले सोच समझकर बनाए गए कॉरिडोर के जरिए ये एक्सप्रेसवे ये पक्का करता है कि विकास की कीमत जैव विविधता को न चुकानी पड़े। ये इंफ्रास्ट्रक्चर का सही उदाहरण है, जहां रफ्तार और स्थिरता का मेल होता है। यही भारत के विकास का भविष्य है। ऐसी बेरोक टोक कनेक्टिविटी जो प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर चलती है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। बीजेपी ने एक और इतिहास रच दिया है। बिहार में बीजेपी को पहला मुख्यमंत्री मिल गया है। दरअसल बिहार में नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद बीजेपी के नेता सम्राट चौधरी राज्य के नए मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। मंगलवार को पटना में हुई बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक में सम्राट चौधरी को विधायक दल का नेता चुना गया। सम्राट चौधरी बुधवार को राज्य के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। वहीं बिहार में पहली बार बीजेपी के सीएम बनने से आप दर्शक अगर खुश हैं तो कमेंट में यस और गुड बीजेपी जरूर लिखे, ताकि विपक्ष को साफ संदेश जाए कि बिहार और देश के लोग बीजेपी के साथ हैं। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। दर्शकों, नोएडा में मजदूरों के प्रदर्शन को लेकर बड़ी बात सामने आई है। जांच के दौरान व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम ग्रुप्स की चैट्स और ऑडियो क्लिप सामने आई है, जिसमें लोगों को बड़ी संख्या में जुटने और पुलिस के खिलाफ आक्रामक होने के लिए उकसाया जा रहा था। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक एक ऑडियो क्लिप में एक शख्स लोगों से कहता सुनाई दे रहा है कि मंगलवार को फिर से पुलिस पर हमला करना है और लाठी चार्ज करना है, क्योंकि कई लोग पहले दिन घायल हुए थे। इस ऑडियो में शख्स कह रहा है कि हमारे बहुत से बहन भाई घायल हुए हैं और इसलिए आप लोग सुबह आने की कृपा करें। इसी के साथ कुछ चैट्स में प्रदर्शनकारियों को मिर्ची पाउडर साथ लाने की सलाह भी दी जा रही है, ताकि जरूरत पड़ने पर उसका इस्तेमाल किया जा सके। दर्शकों, नोएडा मामले को लेकर कुछ लोग अफवाह फैलाकर सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं इस मामले को लेकर राहुल गांधी भी बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। नोएडा मामले को लेकर राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा है कि कल नोएडा की सड़कों पर जो हुआ वो इस देश के श्रमिकों की आखिरी चीख थी, जिसकी हर आवाज को अनसुना किया गया, जो मांगते मांगते थक गया। दर्शकों, राहुल गांधी इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेर रहे हैं, लेकिन पहले ही मजदूरों की मांग को पूरा कर सीएम योगी ने विपक्ष से राजनीति करने का मौका ही छीन लिया है। दर्शकों, देश की राजनीति में अगले कुछ दिन बेहद अहम रहने वाले हैं। पीएम मोदी फिर कुछ बड़ा करने वाले हैं। विपक्ष के लोग जहां से सोचना बंद करते हैं, पीएम मोदी की सोच वहां से शुरू होती है और यही वजह है कि विपक्ष के लोग काफी बेचैन नजर आ रहे हैं। दरअसल बीजेपी ने अपने सभी सांसदों के लिए 3
लाइन व्हिप जारी कर सख्त संदेश दिया है। बीजेपी ने यह साफ कर दिया है कि इस दौरान किसी भी सांसद की अनुपस्थिति बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि सरकार इस सत्र में कुछ बड़े और निर्णायक विधेयकों को पारित करने की तैयारी में है। बीजेपी की ओर से जारी निर्देश में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसदों को 3 दिन सदन में मौजूद रहने को कहा गया है। वहीं कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी ने सोमवार को केंद्र सरकार के प्रस्तावित विशेष सत्र और उससे जुड़ी विधेयकों को लेकर गंभीर सवाल उठा दिए। सोनिया गांधी ने कहा है कि इस समय असली मुद्दा महिला आरक्षण नहीं बल्कि परिसीमन है, जिसे उन्होंने बेहद खतरनाक और संविधान पर हमला बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाति जनगणना को टालने और पटरी से उतारने की कोशिश कर रहे हैं। उनके मुताबिक जिस तरह और जिस समय संसद का विशेष सत्र बुलाया जा रहा है, उससे सरकार की मंशा पर सवाल खड़े होते हैं। द हिंदू अखबार में प्रकाशित अपने लेख में सोनिया गांधी ने लिखा है कि पीएम मोदी विपक्षी दलों से उन विधेयकों को समर्थन करने की अपील कर रहे हैं जिन्हें सरकार संसद के एक विशेष सत्र में पारित करवाना चाहती है। ये सब कुछ उस समय में हो रहा है जब तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में चुनावी अभियान अपने चरम पर है। इस असाधारण जल्दबाजी का केवल एक ही कारण हो सकता है, राजनीतिक लाभ उठाना और विपक्ष को बचाव की मुद्रा में धकेल देना। सोनिया गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री अपनी आदत के अनुसार एक बार फिर सच को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। संसद ने सितंबर 2023 में एक विशेष सत्र के दौरान नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 को सर्वसम्मति से पारित कर दिया। इस अधिनियम के तहत संविधान में अनुच्छेद 334A जोड़ा गया, जिसमें लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण अनिवार्य किया गया। यह आरक्षण अगले जनगणना और जनगणना पर आधारित परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने के बाद लागू होगा। वहीं सोनिया गांधी ने अपने लेख में यह भी कहा है कि विपक्षी नेताओं ने सरकार को एक बार नहीं बल्कि 3 बार पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि 29 अप्रैल को पश्चिम बंगाल में चुनावों का आखिरी चरण खत्म होने के बाद एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए ताकि सरकार के नए प्रस्तावों पर चर्चा हो सके, लेकिन इसे पूरी तरह से उचित अनुरोध को ठुकरा दिया गया। इसके बजाय प्रधानमंत्री ने लेख लिखने, राजनीतिक पार्टियों से अपील करने और सम्मेलन आयोजित करने का सहारा लिया है। ये एक छिपी हुई चाल है जो प्रधानमंत्री की अपनी बड़ाई करने की आदत और फैसले लेने के मामले में उनकी मेरी मर्जी या कुछ नहीं वाले रवैये को दिखाती है। दशकों विपक्ष के लोग सरकार को हर फैसले को चुनावी जुगल से देखते हैं, लेकिन पीएम मोदी की ये राष्ट्रवादी सरकार हर वक्त राष्ट्र सेवा में लगी रहती है। वहीं अब पीएम मोदी ने ये कहा है कि मैं भले ही गृहस्थी में नहीं हूं, लेकिन एक माँ, एक बेटी और एक बहन की तकलीफें क्या होती हैं उन्हें मैं समझ सकता हूं। पीएम मोदी ने जब ये शब्द कहे तो सामने बैठी हजारों महिलाओं की तालियों से पूरा हॉल गूंज उठा। दरअसल मौका था नारी शक्ति वंदन अधिनियम और 16 अप्रैल से शुरू होने वाले संसद के विशेष सत्र पर चर्चा का। पीएम मोदी ने साफ कर दिया है कि दशकों का इंतजार अब खत्म होने वाला है और 2029 का चुनाव एक नए भारत की तस्वीर पेश करेगा। पीएम मोदी ने महिला आरक्षण यानी कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर बड़ा बयान देते हुए ये साफ कहा है कि देश की संसद एक ऐतिहासिक बदलाव के मुहाने पर खड़ी है, लेकिन विपक्ष के लोग इसका भी विरोध कर रहे हैं। दशकों 1947 में देश के बंटवारे के साथ ही बंगाल का भी बंटवारा हुआ था। भारत के हिस्से में पश्चिम बंगाल आया, जबकि पूर्वी बंगाल पाकिस्तान के हिस्से में चला गया, जो बाद में बांग्लादेश बना। उस समय बंगाल का लगभग 67% हिस्सा पाकिस्तान को मिला और 37% हिस्सा भारत को। वहीं 1952 में पश्चिम बंगाल में पहले चुनाव हुए। कांग्रेस ने 238 में से 150 सीटें जीती। वहीं सीपीआई के नेतृत्व वाले लेफ्ट फ्रंट को 41 सीटें मिली, जबकि जनसंघ सहित राइट ब्लॉक ने 13 सीटें जीती। वहीं प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी के निजी चिकित्सक बिधान चंद्र रॉय मुख्यमंत्री बने और फिर पश्चिम बंगाल में कांग्रेस लगातार 20 वर्षों तक और कुल मिलाकर 25 वर्षों तक सत्ता में रही। हालांकि 1977 के बाद कांग्रेस कोई दूसरा मुख्यमंत्री नहीं दे पाई। वहीं आज पश्चिम बंगाल में कांग्रेस एक भी विधायक नहीं दे पाई है। वहीं वोट शेयर की बात करें तो कांग्रेस का वोट शेयर बंगाल में कभी 39% से ज्यादा था, लेकिन अब वो घटकर सिर्फ 3% ही रह गया है। ऐसे में बंगाल में जिस पार्टी का एक भी विधायक नहीं है, उसने बंगाल में लगभग सभी सीटों पर चुनाव लड़कर ममता बनर्जी का खेल बिगाड़ने का काम जरूर किया है। यही वजह है कि टीएमसी को वोट बैंक में सेध लगने से डर लग रहा है और यही डर टीएमसी को सता रहा है। यही वजह है कि बंगाल में राहुल गांधी को लेकर विवाद बड़ा हो गया है। दरअसल ये विवाद राहुल गांधी की
रैली से पहले उत्तर दिनाजपुर जिले के रायगंज में हेलीपैड को लेकर खड़ा हुआ, जहां कांग्रेस ने आरोप लगाया कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने तोड़-फोड़ कर इसे नुकसान पहुंचाया। इस मामले में कांग्रेस नेताओं का ये कहना है कि रविवार रात हेलीपैड को नुकसान पहुंचाया गया, जिससे राहुल गांधी की रैली की तैयारियों में बाधा डालने की कोशिश हुई। पार्टी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और प्रशासन से तुरंत कार्रवाई की मांग की है। कांग्रेस उम्मीदवार मोहित सेन गुप्ता ने कहा कि ये जानबूझकर किया गया हमला है ताकि राहुल गांधी का कार्यक्रम प्रभावित हो सके। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के आरोपों के बाद टीएमसी ने भी इस पर पलटवार किया। टीएमसी ने इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज करते हुए कहा कि ये आरोप झूठे हैं और कांग्रेस खुद ही माहौल खराब करने के लिए ऐसे दावे कर रही है। इसके बाद कांग्रेस नेताओं ने कहा कि हेलीपैड को फिर से ठीक करने का काम तेजी से चल रहा है ताकि रैली तय समय पर हो सके। वहीं पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में एसआईआर प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची से नाम हटाए जाने से उपजा विवाद अब गिरफ्तारियों के दौर में पहुंच गया है। सोमवार को एनआईए ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कांग्रेस के 2 सक्रिय नेताओं को गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई 1 अप्रैल को मोथाबाड़ी में 7 जजों का घेराव करने और उन्हें बंधक बनाने के मामले में की गई है। इस बीच कांग्रेस के मेथाबाड़ी उम्मीदवार श्याम चौधरी को एनआईए ने रात भर कड़ी पूछताछ के बाद सुबह छोड़ दिया। हालांकि उनका मोबाइल फोन जब्त कर लिया गया है। ऐसे में एनआईए की गिरफ्त में कांग्रेस के 2 दिग्गज नेता है। वहीं खबर के मुताबिक एनआईए के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह बताया है कि गिरफ्तारी नेताओं के नाम आसिफ शेख और शहादत हुसैन हैं। ये दोनों मोथाबाड़ी से कांग्रेस प्रत्याशी श्याम चौधरी के करीबी सहयोगी माने जाते हैं। वहीं कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि एनआईए द्वारा मोथाबाड़ी घटना के सिलसिले में 2 स्थायी नेताओं को गिरफ्तार करना एक तरह की राजनीतिक बदले की कार्रवाई है। दर्शकों, 1 अप्रैल को मोथाबाड़ी में 7 जजों का घेराव करने के मामले को लेकर काफी विवाद हुआ था। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी नाराजगी जाहिर करते हुए राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई थी। जब असम पुलिस पवन खेड़ा को ढूंढ रही है तो पवन खेड़ा भागे भागे फिर रहे हैं। पहले पवन खेड़ा दावा कर रहे थे कि असम चुनाव के बाद बंटी और बबली यानी कि सीएम शर्मा और उनकी पत्नी देश छोड़कर भाग जाएंगे, लेकिन अब खेड़ा खुद भाग रहे हैं। सीएम शर्मा और उनकी पत्नी पर आरोप लगाने के बाद पवन खेड़ा सोशल मीडिया से भी गायब है। उनका एक वीडियो बयान जरूर सामने आया था, लेकिन उसके बाद से वो गायब है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से अब एक ऐसी खबर सामने आई है जिससे कांग्रेस में खलबली मच गई है। दर्शकों, कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा की मुश्किलें सुप्रीम कोर्ट में बढ़ गई है। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ये सब देखकर तिलमिला गए हैं। दरअसल असम विधानसभा चुनाव के नतीजों से पहले पवन खेड़ा मामले को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच सियासी तकरार बढ़ती जा रही है। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने ये साफ कर दिया है कि वो पवन खेड़ा को बख्शने के मूड में नहीं है। असम में मतदान होने के बाद सीएम शर्मा ने कांग्रेस नेताओं पर तीखा हमला बोला और राहुल गांधी और पवन खेड़ा पर जमकर निशाना साधा। सीएम शर्मा ने विपक्ष द्वारा सोशल मीडिया पर किए जा रहे फेक प्रचार और फोटोशॉप वाली तस्वीरों पर गहरी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि कहीं से भी फोटो स्टेट उठाकर कुछ भी बोल देते हैं, थोड़ी जो मर्यादा रखनी चाहिए वो भी नहीं रखते। एक बच्चा भी फोटोशॉप बेहतर तरीके से करता होगा। वहीं सीएम शर्मा ने यह भी कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ वो कार्रवाई कर सकते हैं। ऐसे में अब असम सरकार ने पवन खेड़ा को तेलंगाना हाईकोर्ट से मिली ट्रांजिट अग्रिम जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। असम पुलिस ने पवन खेड़ा के खिलाफ आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। वहीं इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा है कि असम के मौजूदा मुख्यमंत्री देश के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं। वो कानून की पकड़ से बच नहीं पाएंगे। अपने राजनीतिक विरोधियों और आलोचकों को परेशान करने के लिए राज्य की सत्ता का दुरुपयोग करना संविधान के विरुद्ध है। जो सवाल उठाए जा रहे हैं उनकी जांच होनी चाहिए। पारदर्शिता, सत्ता की जवाबदेही और कानून का राज हमारे संवैधानिक मूल्यों के आधार हैं। कांग्रेस पार्टी पवन खेड़ा के साथ खड़ी है, हम डरने वाले नहीं हैं। दर्शकों, बता दें कि राहुल गांधी कहते हैं कि कांग्रेस के लोग बब्बर शेर हैं, वो डरते नहीं हैं, लेकिन कार्यवाही को लेकर भनक लगते ही पवन खेड़ा जो है वो तेलंगाना भाग गए हैं। यहाँ तक कि वो कार की पिछली सीट पर मुंह छुपाकर जाते हुए दिखे थे। सवाल है कि अगर पवन खेड़ा ने कुछ गलत नहीं किया तो वो क्यों भाग रहे हैं। दर्शकों, तेलंगाना हाई कोर्ट द्वारा 1 हफ्ते की राहत
राहत मिलने के बाद जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट जाकर असम सरकार ने कार्रवाई तेज की है, उससे कांग्रेस में खलबली मच गई है। दरअसल असम सरकार ने पवन खेड़ा के अग्रिम जमानत आदेश को इस आधार पर चुनौती दी है कि उन्होंने हैदराबाद में अग्रिम जमानत अर्जी डालने का आधार नहीं बताया गया। असम सरकार का कहना है कि पवन खेड़ा ने इसका कोई कारण नहीं बताया है कि वो अग्रिम जमानत की याचिका दायर करने के लिए असम क्यों नहीं आ सकते। गौरतलब है कि असम पुलिस ने कांग्रेस के आधिकारिक प्रवक्ता पर कथित मानहानि, जालसाजी और आपराधिक साजिश के आरोपों में केस दर्ज किया है। पवन खेड़ा ने असम चुनाव में मतदान से कुछ दिन पहले ही गुवाहाटी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी रिंकी भुइया शर्मा पर कई देशों के पासपोर्ट रखने और विदेशों में अघोषित संपत्ति रखने के आरोप लगाए थे, जिसके बाद गुवाहाटी में एफआईआर दर्ज होने के अगले दिन असम पुलिस ने पवन खेड़ा के दिल्ली स्थित आवास पर दबिश भी दी थी, लेकिन वहां वे नहीं मिले। तब खुद असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने मीडिया वालों को बताया कि पवन खेड़ा हैदराबाद भाग गए हैं। बाद में खेड़ा ने कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और वकील अभिषेक मनु सिंघवी के माध्यम से तेलंगाना हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की गुहार लगाई। वहीं तेलंगाना हाईकोर्ट ने 10 अप्रैल को पवन खेड़ा को 1 हफ्ते की ट्रांजिट अग्रिम जमानत देते हुए उन्हें असम की संबंधित अदालत में जाने का आदेश दिया था। ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला होता है, इसको लेकर सबकी निगाहें टिकी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें